नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनसत्ता संपादकीय देखते हैं उसी में जो आज का लेख दिया हुआ है हम लोग के पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। आज का लेख है नाइट्रोजन प्रदूषण के बढ़ते खतरे। उससे पहले कल्पमेधा में देख लेते हैं क्या दिया है। अपूर्ण, अनिश्चित अथवा भ्रष्ट परंपराओं का इसलिए अनुसरण करना कि हम फैसले की गलतियों से बच जाएं, केवल एक खतरे को दूसरे से परिवर्तित करना है, ये हर्टले का कथन है। क्या है नाइट्रोजन प्रदूषण के बढ़ते खतरे, तो चलिए देख लेते हैं। आप लोग और अंत तक बने रहेगा क्योंकि इसमें अच्छे खासे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आप लोग टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ और भी जो सूचनाएँ वो दी जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। नाइट्रोजन उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग कारण क्या हो रहा है, तो मिट्टी, पानी और हवा में नाइट्रोजन प्रदूषण, प्राकृतिक पोषक चक्रों में व्यवधान, जैव विविधता में कमी, मानव स्वास्थ्य और नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। जैसे जैसे नाइट्रोजन उर्वरक का अधिक इस्तेमाल से क्या हो रहा है, उसे तो देखें तो मिट्टी है, पानी है और हवा में नाइट्रोजन प्रदूषण अधिक बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, तो जैव विविधता में कमी हो जा रहा है होगा, और मानव स्वास्थ्य पर देखा जाए तो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। आगे देखते हैं क्या है। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है, लेकिन नाइट्रोजन का अत्यधिक स्तर पारिस्थितिकी तंत्र, मानव स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। 1940 और 1950 के दशक में शुरू हुई हरित क्रांति एक महत्वपूर्ण कृषि परिवर्तन था, जिसमें खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए उच्च उपज वाली फसल किस्मों, सिंचाई और उर्वरकों की शुरुआत हुई। तो आप लोग बताइएगा कि नाइट्रोजन जो है कि पौधों जो है कि नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, आप लोग ये कमेंट करेगा, और दूसरा कमेंट करेगा कि नाइट्रोजन की खोज किसने किया था। ठीक है, ये आप लोग जरूर कमेंट करेगा। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या है, जिसमें देखें तो खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए उच्च उपज वाली फसल किस्मों, सिंचाई और उर्वरकों की शुरुआत हुई। हरित क्रांति ने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए, पर उसके अनपेक्षित पर्यावरणीय परिणाम हुए, जिसमें नाइट्रोजन प्रदूषण भी शामिल है। अधिक उपज लेने के लिए किसानों ने बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरकों का इस्तेमाल किया, जो अक्सर मिट्टी की अवशोषित करने की क्षमता से अधिक थे। नाइट्रोजन उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण देखें तो मिट्टी, पानी और हवा में नाइट्रोजन प्रदूषण, प्राकृतिक पोषक चक्रों में व्यवधान जैसे विविधता में कमी, मानव स्वास्थ्य पर देखें तो नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। नाइट्रोजन प्रदूषण के कारण देखें तो जलमार्गों में यूट्रोफिकेशन, जिसमें क्या होता है, तो शैवालों की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। ठीक है, शैवालों की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों में मृत क्षेत्र जैसे कि कम ऑक्सीजन स्तर, मिट्टी का क्षरण और अम्लीकरण, वायु प्रदूषण, नाइट्रोजन ऑक्साइड कण पदार्थ युक्त जलवायु परिवर्तन में तो नाइट्रस ऑक्साइड एवं शक्तिशाली ग्रीन हाउस, नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं, जिसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। आगे है कि वही नाइट्रोजन प्रदूषण के कारण देखें तो श्वसन संबंधी समस्याएं जैसे कि अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी, कैंसर का जोखिम, जैसे कि नाइट्रोसामाइन या नाइट्रोजन प्रतिक्रियाओं का एक उत्पोत्पाद तंत्रिका संबंधी प्रभाव, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जोखिम उत्पन्न हुए हैं। नाइट्रोजन प्रदूषण के कारण जल उपचार लागत में क्या हुआ है, तो वृद्धि हुई है। फसल की पैदावार और कृषि उत्पादकता में कमी आई है। बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ है और स्वास्थ्य सेवा लागत क्या है, वो तो बढ़ी है। 20वीं सदी तक पर्यावरण पर नाइट्रोजन के प्रभाव को अच्छी तरह से समझा नहीं गया था। उत्पादकता पर कृषि का ध्यान हरित क्रांति ने गहन उर्वरक उपयोग के पर्यावरणीय प्रभावों को अनदेखा करते हुए फसलों की पैदावार बढ़ाने की प्राथमिकता दी गई। अपर्याप्त आंकड़े और निगरानी की कमी के चलते नाइट्रोजन प्रदूषण और इसके प्रभावों को चिन्हित करना मुश्किल हो गया। नाइट्रोजन प्रदूषण सार्वजनिक चिंता का विषय नहीं था और इस विषय पर शिक्षा सीमित थी। आर्थिक वृद्धि और विकास को पर्यावरणीय संबंधी चिंताओं से अधिक प्राथमिकता दी गई। सीमित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नाइट्रोजन प्रदूषण को संबोधित करने के लिए वैश्विक सहयोग समिति सीमित थी, जिसमें सामूहिक कार्रवाई में बाधा उत्पन्न हुई। हालांकि हाल के दशकों में बढ़ी हुई वैज्ञानिक समझ, बढ़ती सार्वजनिक जागरूकता और नीतिगत विकास ने नाइट्रोजन प्रदूषण को समझने में मदद की है। सतत प्रथाओं, विनियमन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बढ़ते ध्यान के साथ प्रयासों में सुधार जारी है। दुनिया भर की सरकारों ने नाइट्रोजन प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम लागू किए हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय पोषक तत्व प्रबंधन नीति राज्यों को जलमार्गों में नाइट्रोजन प्रदूषण को कम करने के लिए पोषक तत्व प्रबंधन योजनाएं विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यूरोपीय संघ का नाइट्रोजन न्यूनीकरण कार्यक्रम सदस्य राज्यों के लिए कृषि और उद्योग से नाइट्रोजन
उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य को निर्धारित करता है। भारत सरकार का उर्वरक प्रबंधन अधिनियम उर्वरक के उपयोग को नियंत्रित करता है और नाइट्रोजन प्रदूषण को कम करने के लिए कुशल प्रथाओं को बढ़ावा देता है। विभिन्न देशों में देखें तो ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम विनियमन, शिक्षा और प्रोत्साहन के माध्यम से नाइट्रोजन प्रदूषण को कम करने का प्रयास करते हैं। नाइट्रोजन प्रदूषण को कम करने के लिए टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ, औद्योगिक प्रक्रिया सुधार, अपशिष्ट जल प्रबंधन आदि अपनाए जाते हैं। नाइट्रोजन प्रदूषण को कम करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें क्या करना पड़ेगा, तो जिसमें व्यक्ति, समुदाय और सरकार को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। नैनो यूरिया एक आशाजनक नवाचार है जो छोटी सी बोतल में बंद तरल नाइट्रोजन युक्त कृत्रिम उर्वरक है। यूरिया में सर्वाधिक 46.6% नाइट्रोजन होता है। तो कितना, तो यूरिया में सर्वाधिक 46.6% नाइट्रोजन होता है। नैनो यूरिया में एक नैनो तकनीक आधारित उर्वरक है जो फसलों को अधिक कुशलता से नाइट्रोजन प्रदान करता है, जिससे पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले अतिरिक्त नाइट्रोजन को कम किया जा सकता है। नैनो यूरिया के नैनोकण केवल तभी नाइट्रोजन छोड़ते हैं जब पौधों को उसकी आवश्यकता होती है। नैनो यूरिया की दक्षता का मतलब है कि किसान कम अनुप्रयोगों द्वारा दरों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण में जारी नाइट्रोजन की कुल मात्रा कम हो जाती है। नैनो यूरिया लाभकारी सूक्ष्म जीवों को बढ़ावा देकर और मिट्टी के अम्लीकरण को कम करके मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, जो नाइट्रोजन प्रदूषण कम करने में योगदान कर सकता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम लोग नाइट्रोजन में प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो नैनो यूरिया के माध्यम से हम लोग जो है कि नाइट्रोजन प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ठीक है, आगे है कि सरकारों और विनियामक निकायों को नैनो यूरिया के सुरक्षित उपयोग और पर्यावरणीय प्रभाव के लिए दिशा निर्देश और मानक स्थापित करने चाहिए। पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण पर नैनो यूरिया के दीर्घकालिक प्रभाव को समझने के लिए निरंतर शोध की आवश्यकता है। व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए नैनो यूरिया की लागत और उपलब्धता पारंपरिक उर्वरकों के साथ प्रतिस्पर्धी होनी चाहिए। कुल मिलाकर नैनो यूरिया में नाइट्रोजन प्रदूषण को कम करने में एक मूल्यवान उपकरण होने की क्षमता है, लेकिन इसका प्रभाव जिम्मेदार विकास, तैनाती और प्रबंधन पर निर्भर करता है। नाइट्रोजन प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ रणनीतियाँ अपनाई जा सकती है, जैसे कि सतत कृषि, पशु परिशुद्ध कृषि और फसल चक्र का उपयोग करके कृषकों की सलाह दी जानी चाहिए। अपशिष्ट जल उपचार अवसंरचना को उन्नत करने की सलाह, नाइट्रोजन हटाने की तकनीकी लागू करने की सलाह, जल संरक्षण को बढ़ावा, औद्योगिक प्रक्रियाएं, कुशल दहन तकनीकें लागू करने की सलाह, नाइट्रोजन कम करने वाले उत्प्रेरकों का उपयोग, नाइट्रोजन उत्सर्जन को कम करने के लिए औद्योगिक प्रक्रियाओं का अनुकूलन, वाहन उत्सर्जन, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देना। ठीक है, उत्सर्जन नियंत्रण उत्प्रेरक का कन्वर्टर को लागू करना, टिकाऊ परिवहन विकल्पों को प्रोत्साहित करना, उचित अपशिष्ट निपटान और पुनर्चक्रण को लागू करना, कचरा ढलाव में खाद्य अपशिष्ट और कार्बनिक पदार्थों को कम करने की सलाह, शिक्षा और जागरूकता, नाइट्रोजन प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना, नाइट्रोजन उत्सर्जन को विनियमित करने के लिए नीतियों का विकास और कार्यान्वयन, प्रोत्साहन और शिक्षा के माध्यम से संधारणी प्रथाओं को प्रोत्साहित करना, मृदा संरक्षण जुताई और बिना जुताई वाली खेती को लागू करना, नाइट्रोजन फिक्सिंग फलियाँ लगाना जैसे कि दालें हो गई और सब चीज़ें हैं, मृदा स्वास्थ्य है और कार्बन पृथक्करण को बढ़ावा देना, जल कुशल प्रथाओं को बढ़ावा देना, रिसाव को ठीक करना और बुनियादी ढांचे को उन्नत करना, जल बचत प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना आदि हैं। मौजूदा प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं में सुधार करना, संधारणी कृषि और उद्योग में नवाचार को प्रोत्साहित करना है। इन रणनीतियों को लागू करके नाइट्रोजन प्रदूषण और पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य तथा अर्थव्यवस्था पर इसके हानिकारक प्रभाव को कम कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या दिया इसमें। आगे है कि दुनिया भर की सरकारों ने नाइट्रोजन प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम लागू किए हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय पोषक तत्व प्रबंधन नीति राज्यों को जलमार्गों में नाइट्रोजन प्रदूषण को कम करने के लिए पोषक तत्व प्रबंधन योजनाएं विकसित करने को प्रोत्साहित करती है। वहीं देखें तो यूरोपीय संघ को नाइट्रोजन न्यूनीकरण कार्यक्रम सदस्य राज्यों के लिए कृषि और उद्योग में नाइट्रोजन उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य को निर्धारित करता है। भारत सरकार का उर्वरक प्रबंधन अधिनियम उर्वरक के उपयोग को नियंत्रित करता है और नाइट्रोजन प्रदूषण को कम करने के लिए कुशल प्रथाओं को ये बढ़ावा देता है। ठीक है, तो आज का लेख यही दिया हुआ था। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।